हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग पॉलीमर स्टार्ट करेंगे कि आखिर में पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, पॉलीमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। फिर हम अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पीवीसी हो गया, ठीक है, टेफलॉन हो गया, या फिर बैकलाइट हो गया। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो पॉलीमर्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनके एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो सीरीज है किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे मान लो बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स है, बीटेक वालों के लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। जो भी बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। साथ में जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। एमएससी के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। या फिर मैं ये कहूँ, जितनी भी एग्जाम्स में, ठीक है, जितनी भी एग्जाम्स में पॉलीमर टॉपिक है उन सब के लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आप वैसे वैसे इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए। आपके सारे टॉपिक्स में यहाँ पर कवर करा दूंगा। और फिर भी कोई भी कंफ्यूजन या कोई टॉपिक्स आपका रह जाता है तो आप मुझे पर्टिकुलर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सबसे पहले टॉपिक की तरफ से। और सबसे पहली जो चीज है पॉलीमर के अंदर जो हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज पॉलीमर। आखिर में पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पॉलीमर से। व्हाट इज पॉलीमर, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो। तो दोस्तों, पॉलीमर्स जो होते हैं हमारे हाई मोलिकुलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या बोला मैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब सवाल आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं आपको क्या बोला, पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स हमारे हाई मोलिकुलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हाई मोलिकुलर वेट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जिनका की मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा एक क्या CH4 मेरा एक क्या है कंपाउंड है। इसके अंदर इसका मोलिकुलर वेट अगर आप देखेंगे तो कार्बन का वेट होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है मेरा 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CH4 का जो वेट हो जाएगा 16 होता है इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करें C6H12O6, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है, तो इसका भी एक मोलिकुलर वेट रहेगा। तो मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो पॉलीमर को क्या कहा गया? पॉलीमर को कहा गया है कि ये हाई मोलिकुलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब साथ में एक और चीज इसने बोला है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यूनिट्स जो रहती है। सिंपल यूनिट्स, यहां पर देखना, सिंपल यूनिट्स जो है इसको क्या कहते हैं मैं बताऊंगा। तो सिंपल यूनिट्स क्या होती है, खुद को रिपीट कर लेती है। मान लो सिंपल यूनिट्स को मैं यहां पर कुछ ए बोल देता हूं। ठीक है, अगर मैंने सिंपल यूनिट्स को ए बोला है, दोस्तों यहां पर क्या करेगा, ए खुद को रिपीट करते जाएगा। मान लो इस तरह से ये ए ने खुद को रिपीट किया है। तो जब ये सिंपल यूनिट्स डेट इज ए है, ए सिंपल यूनिट्स थी, ये हमारी रिपीट होती गई, मानो ये एन टाइम तक रिपीट हुई। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जो भी हमको देखने को मिला ये पूरा का पूरा इस सिंपल यूनिट के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट जो मिला इसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलीमर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल यूनिट से हमारी एक किसी भी फिक्स्ड पैटर्न के अंदर रिपीट करती है। फिक्स्ड पैटर्न आपका लीनियर हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, या फिर साइक्लिक हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस टाइप का पैटर्न है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बोला बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर कि जो पॉलीमर होते हैं ये हमारे हाई मोलिकुलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिंपल जो यूनिट होती है वो रिपीट करती है। ठीक है, अब रिपीट कैसे करेगी, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है या ब्रांच हो सकता है। ये तो मेरा है दोस्तों, अभी फिलहाल देख पा रहे हैं आप, ये है लीनियर। अगर मैं इसी के अंदर ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच कैसे हो जाएगा, मानो
कि ये यहाँ पर ए एक और आ गया, इधर की साइड ये ए आ गया, तो ये पैटर्न कैसा हो गया, मेरा ब्रांच्ड पैटर्न हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आपके सामने में पॉलीमर की डेफिनेशन लिख दिया हूं क्या होती है। अब हम यहाँ पर एक चीज जो आ रही थी वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात अगर मैं आपके सामने करूं क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वह कंपाउंड्स होता है जिसके अंदर जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम जो है मेरा कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। मतलब कार्बन जो है क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है मेरे हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो मानो आपका CH4 हो गया, ठीक है, या फिर CO2 हो गया, या फिर और भी कोई कंपाउंड्स हो गए। तो ये जो कंपाउंड है CH4 हो गया, CO2 हो गया, ये सारे मेरे क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अगर आप देखेंगे CH4 के अंदर ये सारे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C और जो H बॉन्ड है, ये बॉन्ड मेरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन जो है हमारा वो हाइड्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, अगर इनके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो वहां से जो कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, बिल्कुल सी बेसिक सी बात है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब इसी के अंदर हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख कर लाया हूं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उस डेफिनेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा एटम्स रहते हैं किसके, कार्बन के। वो क्या करते हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझ पाए मैंने क्या बोला था, मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर या तो हमारा एक हाइड्रोजन या फिर एक कार्बन या फिर एक से ज्यादा कार्बन, मान लो 2 कार्बन हो गए, ठीक है, या 3 कार्बन भी हो सकते हैं या बहुत सारे अलग अलग ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। अब ये एक कार्बन है या फिर ये 2 कार्बन से ये हमारे जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, इनसे अगर कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं तो वहां से जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा या फिर जो कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा उस कंपाउंड को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर बताना चाहूं तो वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं भी आपको बताया था हमारा CH4 हो गया, ठीक है, फिर अगर बात करें आप C6H12O6 हो गया। तो ये सारे क्या है, मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वेबसाइट की, उस पर विजिट करें। अभी यहाँ पर ज्यादा जो चीजें हैं उनको मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये हो जाएगी। ठीक है, जितनी जरूरत हमको यहाँ पर है उतनी जरूरत हम लोग देख रहे हैं, उतनी बातें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आगे अगर इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे, यहां पर आप क्या देख पाएंगे, मैंने एक चीज बोली थी कि सिंपल यूनिट्स क्या करती है, रिपीट करती है। अब दोस्तों ये सिंपल यूनिट्स जो कि रिपीट करती है और एक पॉलीमर वहां से बनाती है, इन सिंपल यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सिंपल यूनिट्स को हम लोग मोनोमर्स बोल देते हैं। क्या क्लियर हुआ ये बात, कि जो सिंपल यूनिट्स अपने आप को रिपीटेट करती है या रिपीट करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, उस कंपाउंड को तो हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमर। लेकिन जिसकी मदद से जो स्मॉल या सिंपल यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, उस यूनिट को हम लोग कह देते हैं मोनोमर्स। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैं मोनोमर की डेफिनेशन भी लिख कर लाया हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ क्या होती है, जो सिंपल यूनिट्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोल देते हैं। क्लियर हुई ये चीज। अब इसी के अंदर हम लोग आगे कुछ और बातें करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मोनोमर
मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मोनोमर क्या होता है। मोनोमर हमारा क्या बोला मैं, मोनोमर एक सिंपल यूनिट्स होती है, सिंपल यूनिट जो कि रिपीट करती है, सिंपल यूनिट रिपीटेड, या बोले रिपीटेड यूनिट। अब ये जो रिपीटेड यूनिट है जो कि बार बार रिपीट करती थी और हमारा एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करती थी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मोनोमर। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आता है कि किसी भी मोनोमर को हम लोग कब ट्रू मोनोमर कहेंगे। मतलब कि एनी कंपाउंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू मोनोमर इफ इट शुड पोजेस एटलीस्ट टू फंक्शनैलिटी। किसी भी मोनोमर को हम लोग एक ट्रू मोनोमर केवल और केवल तब कह सकते हैं जब उसके पास कम से कम 2 फंक्शनैलिटीज होती है। ठीक है, अब फिर से सवाल आता है कि आखिर में फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो फंक्शनैलिटी क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि किसी भी मोनोमर को हम ट्रू मोनोमर तब कह पाएंगे जब उसके पास 2 फंक्शनैलिटीज होती है या फिर उससे ज्यादा फंक्शनैलिटीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है। दोस्तों, इन पॉलीमर केमिस्ट्री इट मींस नंबर ऑफ साइट प्रेजेंट फॉर बॉन्डिंग इन ए मॉलिक्यूल। क्या बोले, फंक्शनैलिटी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो पॉलीमर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है ये क्या होती है। फंक्शनैलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइट्स, क्या बोला, नंबर ऑफ साइट्स प्रेजेंट फॉर बॉन्डिंग, साइट प्रेजेंट फॉर बॉन्डिंग। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पॉसिबल साइट्स है जहां पर बॉन्डिंग हो सकती है। मतलब बोल सके हम कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी पॉसिबल साइट्स है जहां से बॉन्डिंग पॉसिबल है। मान लो एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि ये कोई मेरा बी करके कोई हमारा कोई सा भी मॉलिक्यूल है। इस बी मॉलिक्यूल्स के पास कितनी साइट्स अवेलेबल है, मतलब 1 2 3। मान लो ये बी जस्ट कोई भी आर्बिट्री कंपाउंड से एक, ठीक है, तो एक साइट्स यहां पर बोल सकता हूं, एक यहां से ये बॉन्ड बना सकता है, एक ये यहां से बॉन्ड बना सकता है, 2 हो गया, और एक यहां से बॉन्ड बना सकता है, 3 साइट्स हो गए। तो मतलब ये अगर मेरा मोनोमर है तो इसके पास एटलीस्ट 2 साइट्स, मतलब ये और ये, कोई सी भी 2 साइट्स तो होनी ही चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर मोनोमर को हम ट्रू मोनोमर कह पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक अगर 2 साइड नहीं रहेगी तो हमको पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको सिंपल सी जो बात ध्यान रखनी है वो यहाँ पर ये रखनी है कि किसी भी मोनोमर के लिए, ट्रू मोनोमर होने के लिए 2 यहाँ पर कंडीशन है। पहली तो कि उसके पास कम से कम 2 साइड्स होनी चाहिए। क्या बोले, एटलीस्ट उसके पास 2 साइड्स होनी चाहिए बॉन्डिंग की। क्लियर है, तो यहां पर फंक्शनलिटी को भी सिंपल सी लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है कि फंक्शनलिटी क्या होती है। फंक्शनलिटी होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने अमाउंट में बॉन्डिंग साइट प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट प्रेजेंट है। अब बॉन्डिंग साइट क्या होती है, ऐसे प्लेस जहां से हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सके। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होती जा रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एक और चीज मैं बताता हूं, नॉट टू फंक्शनल ग्रुप नेसेसरली एज, मतलब कि 2 फंक्शनैलिटी होना चाहिए, 2 फंक्शनैलिटी चाहिए हमको, मतलब 2 बॉन्डिंग साइट चाहिए। अब 2 बॉन्डिंग साइट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये कतई नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ही हमको कभी कभी 2 से ज्यादा फंक्शनैलिटी भी दे सकता है या फिर 2 फंक्शनैलिटी भी दे सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जो भी लिखा है आप एक बार इसको जरूर पढ़ ले। ठीक, मतलब कि यहाँ पर बोला है एज इन द सेम कंपाउंड्स वन फंक्शनल ग्रुप गिव राइज टू ओनली वन फंक्शनलिटी while in some other compound while in some compounds
वन फंक्शनल ग्रुप गिव राइज टू टू फंक्शनैलिटीज, मतलब कि किसी कंपाउंड के अंदर एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं इन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्योंकि आप पहले पढ़ के आए होंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम इसके अंदर बात करें तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं जैसे कि कुछ आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि CH3OH हैज वन फंक्शनल ग्रुप एंड वन फंक्शनल। देखिए मैं मानूं ये CH3 और ये OH, ये यहां पर OH जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यही मेरा है क्या दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं CH3OH के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास एक ही फंक्शनैलिटी है। क्लियर हुआ, ये एक ही फंक्शनैलिटी केवल इसके पास है क्योंकि ये यहीं से केवल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, इसलिए इसको हम लोग ट्रू मोनोमर नहीं कहेंगे, मतलब जो OH जो है हमारा क्या है, ट्रू मोनोमर नहीं, मोनोमर नहीं है। क्लियर हुआ, तो कल से किसी भी एग्जाम्स में या फिर वाइवा वगैरह में अगर आपसे पूछा जाता है क्या OH ट्रू मोनोमर है, तो अपना आंसर क्या होगा, OH ट्रू मोनोमर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पास केवल और केवल एक ही फंक्शनैलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हैज वन फंक्शनल ग्रुप एंड टू फंक्शनैलिटी। क्योंकि आप देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो फंक्शनैलिटी है कि यहां से भी बॉन्ड बना सकता है और यहां से भी बॉन्ड हमारा बन सकता है। समझ पाए, तो दो फंक्शनलिटी मतलब ये यहां से भी बॉन्ड बन सकता है, यहां से भी बॉन्ड बन सकता है। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो जैसे कि अगर आप देखेंगे यहां पर अगर देख सकते हैं इसको, तो ये CH और CH2 ये, और ये जब यूनिट्स रिपीट होती जाएगी तो यहां पर आपको N फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर इसी में अगर हम आगे की बात अगर करें तो यहां से आप देख सकते हैं ये एक और आपके सामने लिखा गया है क्या कि CH2OH हैज टू फंक्शनल ग्रुप एंड टू फंक्शनैलिटी। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है और दो ही फंक्शनैलिटी है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, ट्रू मोनोमर हो गया। ठीक है, therefore it is clear that what is actually required for polymerization is the presence of least two functionality, not two functional group in the monomer। क्लियर हुआ, सिंपल सा कहा गया है। इन सब को देखते हुए मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि पॉलीमराइजेशन के लिए जो मुझे चाहिए वो चाहिए टू फंक्शनैलिटी, कम से कम दो फंक्शनैलिटी चाहिए रेदर देन टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब बात आती है पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमको वहां पर नहीं जाना है। अभी हम लोग फिलहाल ये चीज डिस्कस कर रहे थे, यहां तक ये हो जानी चाहिए। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ इसमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि CH3OH हैज वन फंक्शनल ग्रुप एंड वन फंक्शनलिटी, मतलब कि आप देख सकते हैं CH3OH मतलब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसके पास एक ही फंक्शनलिटी है, ये मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट अगर रह गया तो आप कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। एंड ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दी गई है, या फिर आपके सामने ही स्क्रीन पर वेबसाइट की लिंक दी गई है, इस पर आप जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।